वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हैं। इसमें क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन कंप्लीट वीडियो के साथ आए। इस वीडियो में आपको 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और इस चैप्टर में आपको हम जो डिस्कशन करेंगे वे हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपको वन बाय वन हम इसमें एक बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज को देखें, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन आपको रिलेटेड किससे करता है? केमिकल रिएक्शन आपने बचपन से पढ़ते चले आए, 9th में ऐसे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि केमिकल क्या है। केमिकल जैसे H2O, एक केमिकल फॉर्मूला वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे आपको मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने दो चीज आपस में मिला, या सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि दो कोई कंपाउंड, कोई से भी यानी दो कंपाउंड आपस में हमने मिलाए और मिला के न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप जैसे समझ सकते हो, दूध और चाय की पत्ती। यदि हम दूध और चाय की पत्ती को मिलाते हैं तो तीसरा, यदि हम दूध और चाय की पत्ती को मिलाते हैं तो तीसरा कंपोनेंट चाय फॉर्म होता है, जो जिसका चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ, वो एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली समझना हो कि जब कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करे और न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर के बेस में हम केमिकल रिएक्शन के साथ साथ बहुत से टॉपिक पढ़े। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये चैप्टर आपको बड़े से बड़ा लगता है पर छोटा सा चैप्टर है। आप बेसिक समझो, पर हम आज इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि मेरा मानना है, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर का एक ही डाउट क्लियर होगा। और कोई भी आपको आगे डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और आपको किस टॉपिक को अच्छा लगा, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक के लिए हम आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हम आगे कोई टॉपिक को और बेहतर तरीके से आपको दे सकते हैं। अब देखो, आप शुरू करते हैं हम अपनी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन देखो, मैं जो अब सबसे पहले देखना कि हम जो इस चैप्टर में टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो कौन कौन से? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन और टाइप ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ डिस्कशन करने के लिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एजेंट भी, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और हम इसमें अभी डिस्कशन करेंगे डेंसिटी, ओरिजिन, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मैं सिंपल से समझना चाहूंगा। फिजिकल चेंज क्या है कि जैसे हमने किसी भी पेपर को उठाया, फाड़ दिया, कांच का गिलास था, लिया, नीचे गिरा, टूट गया, तो उनमें एक चेंज तो हुआ है। पेपर फाड़ा, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। गिलास हमारा टूट गया, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। लेकिन चेंज हुआ है, लेकिन पेपर फाड़ने से पहले भी पेपर ही था, गिलास टूटने से पहले भी गिलास फॉर्म में था और बाद में भी गिलास फॉर्म में है। तो लेकिन उसमें चेंज तो हुआ, लेकिन कोई फिजिकल चेंज हुआ, कोई केमिकली चेंज नहीं हुआ। जिसमें आप डेफिनेशन देख सकते हो, दी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिसमें चेंज तो हो पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो। यदि आप सिंपल वे में समझना चाहो तो मेन वर्ड ये वाला है। आप इसे देखना चाहो, आप इसे देख सकते हो, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ये वर्ड है कि जिसमें चेंज तो हो लेकिन न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उस चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। इन द फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज द देयर आइडेंटिटी। मतलब फिजिकल चेंज जो होता है उसमें अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। जैसे उसमें जो क्वालिटी थी वो पहले थी, जो उसमें रहेगी बाद में भी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज है। मैं फॉर एग्जाम्पल पेपर है, यदि पेपर फाड़ रहा हूँ तो जो पेपर का जो क्वालिटी है, पेपर के जो केमिकल कंपोजिशन जो पहला है वो बाद में भी रहेगा। फिजिकल चेंज में कोई चेंज नहीं होता। इसमें क्या है, दी द चेंज इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ द सब्सटेंस आर द फिजिकल चेंज। यदि हाँ, ये हो सकता है कि इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो क्या है, उसका साइज चेंज हो सकता है, आप तोड़ मोड़ कर सकते हो, उसकी शेप चेंज हो सकती है। ये तीन चीज आपको चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है और शेप चेंज हो सकती है। इसमें आप देखो एग्जांपल आप देख सकते हो। हम एक बताओ कि
आपके घर में आपसे गिलास टूटा तो आपको कौन सा प्रोसेस हुआ? वो फिजिकल चेंज। कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल चेंज। और यदि हमने पेपर फाड़ा तो वो भी कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल चेंज। इन प्रोसीजर को ध्यान रखने के लिए आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। हम अपना जो जो हम चेंज कर रहे हैं वो केमिकल जिसमें हम आपस में मिला रहे हैं, फिर से वही कंपोजिशन है मेरे पे, तो वो क्या है? फिजिकल चेंज। जैसा आप आइस समझ सकते हो, आइस आइस का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? H2O। और लिक्विड फॉर्म में भी हमारा क्या है? H2O। तो ये हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। क्योंकि फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज हो सकती है, फिजिकल चेंज में शेप चेंज हो सकती है, और फिजिकल चेंज में साइज चेंज किया जा सकता है। जैसे वुडन या पेपर मैंने फाड़ दिया, मोड़ दिया, तोड़ दिया, और गिलास के कांच आप ये देख सकते हो। ये मेरे सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? ये मेरे सारे फिजिकल चेंज के हैं। फिजिकल चेंज आप बेसिकली आप बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, जो जैसा था वैसे ही रहे। बस उसका साइज चेंज हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ये हमारे क्या फिजिकल चेंज में आते हैं, जो आपको एग्जाम्पल मैंने अभी बताए। अब इतना नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केमिकल चेंज। सर ये तो आपने बता दिया, अभी हमें ये समझ में आ गया फिजिकल चेंज। सर जिसमें चेंज तो हो लेकिन जैसा पहले था वैसा ही रहे, जैसा पेपर को फाड़ दिया मतलब क्वालिटी वही रहे, उसकी आइडेंटिटी वही रहे, उसमें आइडेंटिटी चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन को तोड़ के मैं दो कर दूं तो दोनों ही आयरन है, तो वह हमारे क्या फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। अब मेरे सर ये टॉपिक है, चलो सर वो समझ आया केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज में भी चेंज तो होगा। फिजिकल में क्या था? जो आइडेंटिटी पहले है वही आइडेंटिटी बाद में है, लेकिन केमिकल चेंज में जब भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें या कोई एक कंपाउंड को हम डिवाइड करें तो उसमें मेन दी दो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि वे चेंजेस में हमारे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, चाय बनने वाला। हम जो दूध और चाय की व्यक्ति को मिलाते हैं तो तीसरा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये हमारा केमिकल चेंज है। जैसे कैंडल का जलना, कैंडल जलना भी हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। पेपर का बर्न होना, ये भी हमारा क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें पेपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करता है। तो ये सारे हमारे क्या? केमिकल चेंज। क्योंकि हम एक बताओ, पेपर नॉर्मली आपने जलाया, पेपर जलने से पहले क्या पेपर की फॉर्म में था, बाद में क्या है? राख की फॉर्म में। तो दोनों अलग अलग चीज है ना, हमारा पेपर भी अलग है और हमारी राख भी अलग है, इसलिए हमारे दोनों केमिकल कंपोजिशन। इसलिए हमारा क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? जिसमें सब्सटेंस में ऐसा चेंज हो कि उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाए? लॉस हो जाए, या आइडेंटिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। पहले और कुछ तो, जैसे पेपर जलने से पहले हाइड्रोकार्बन कार्बन की फॉर्म में, और बाद में जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हुआ है। तो देखो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंज में सब्सटेंस जो है अपनी आइडेंटिटी क्या कर देता है? चेंज करता है। मतलब जो केमिकल चेंज है हमारी, ये हमारी आइडेंटिटी को क्या करता है? चेंज करता है। जैसे पहले वो कार्बन है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर जाए, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं आपको, तो हमारा क्या केमिकल चेंज है? क्या है ये? केमिकल चेंज आगे बताएंगे। इसमें हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंज में आप देख सो, जैसे हम किसी पेपर को बर्न कर रहे हैं तो हमारा क्या केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। और हमारा किसी भी चीज का चेंज होना हमारे क्या सारी है? ये हमारे क्या केमिकल चेंज। जिसमें ये मैं सिंपल से बेस में कहूँ, जैसे कैंडल, कैंडल हमारे जो वैक्स है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। जिसमें पहले वो किसी और फॉर्म में था, केमिकल फॉर्म, और लास्ट में किसी और फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं। सिंपली कैंडल का, पेपर का बर्न होना, ये सारे क्या है? केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको मैं मानता हूँ इतना क्लियर हो गया। फिजिकल चेंज क्या है? जिसमें हमारा, जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, सेम रहता है, उसे हम क्या फिजिकल चेंज करते हैं। जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो हमारा केमिकल चेंज है। और जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता वो हमारे क्या फिजिकल चेंज। इतने में क्लियर समझ गया कि अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का नेम भी है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब है कोई चीज, दो चीज आपस में मैं मिला दूं आपस में, और मिलाकर कोई तीसरी चीज, नई चीज बना दूं, उसे मैं केमिकल रिएक्शन कहता हूँ। सिंपल से लैंग्वेज में अभी तक हमने यही पढ़ा है, हम पूरा क्लास में पढ़, लेकिन हम कौन सी रिएक्शन कब रिएक्शन करेगी, कब रिएक्शन नहीं करेगी, मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है, सर हम ये रिएक्शन याद करेंगे, कैसे रिएक्शन याद होगी? सर ये रिएक्शन C2 प्लस O2 ही क्यों बना रही है?
Cl2 क्यों नहीं बना रही, सर ये दो रिएक्टेंट कब रिएक्ट करेंगे, सर ये C2H4 ही क्यों है, सर ये CS3 क्यों नहीं। ऐसे ऐसे दिमाग में हमें बहुत सारे डाउट आते हैं। इन डाउट को हम सोल्व करने के लिए, इन डाउट को बताने के लिए आज हम पूरा चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपके एक छोटे से छोटा आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। इसमें हमारे जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दो वर्ड है। एक केमिकल रिएक्शन मैंने अभी अभी बताया, केमिकल रिएक्शन हम कैसे कह रहे हैं कि जब टू और मोर कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन। या केमिकल चेंज का है तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो केमिकल चेंज का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जो हमारा केमिकल चेंज का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद हमारा जो आता है केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। पहले आपको मैं दिखा देता हूं, रिएक्शन आ गया, केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये पता चला भी सर आपने ये बताया कि केमिकल रिएक्शन का जो टू में फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में कंबाइन हो और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हो, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो टू और मोर कंबाइन कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम उस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। और इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में ये चेंज होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि अब केमिकल इक्वेशन क्या है, कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस क्या होता है, हमारा फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसके साथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ वो फॉर्म होता है। ये करके ये कहते हैं कि जब टू और मोर कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपस में कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं तो न्यू डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी फॉर्म होती है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व मेन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो मेनली हमारा क्या है, केमिकल चेंज। या मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इतना घुमा फिरा कर चीज नहीं है, सिंपल सा याद रखना आपको। केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज से रिलेटेड है कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में क्या था, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। और केमिकल इक्वेशन में टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शन को जिस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी एबिलिटी एग्जाम में कैसे जांचते हैं, हम कितने आता है, हम एग्जाम के द्वारा प्रेजेंट करते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमें आ रहा है, एग्जाम के थ्रू दिखाते हैं। तो एक वो हमारे डिनोट करने का एक प्रोसेस हो गया कि इस मेथड से हम इस चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। इसी टाइप से केमिकल रिएक्शन को जिससे प्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को जिससे प्रेजेंट किया जाता है उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैं आपको जो अभी एक रिएक्शन लिख रहा था C+O2 CO2, ये प्रोसेस तो हमारा केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जैसे हमने प्रेजेंट करा C+O2 CO2, इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू नॉट चेंज इनटू द दीज अनदर एलिमेंट्स। हाँ, एक पॉइंट और है, केमिकल रिएक्शन ये भी कहती है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो एटम्स में कोई चेंज हो, वो मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन चेंज हो सकता है, जैसे C+O2 में CO2 में कन्वर्ट हो गया, पर ऐसा नहीं है कि कार्बन जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ होगा, ऐसा थोड़ी है। यहाँ कार्बन ऐसा और यहाँ ऐसा हो गया, जैसा कार्बन जिस फॉर्म में, जिस एटॉमिक फॉर्म में, उसी फॉर्म में रहेगा, उसमें एटम में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन उसका जो कंपोजिशन है, जैसे CO2 है, H2O है, ये इनमें चेंज हो सकता है। अब आता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन, आपने सर अभी भी आपने बताया केमिकल रिएक्शन समझ में आया। केमिकल इक्वेशन क्या है, किसे कह रहे हैं, केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जिससे रिप्रेजेंट करता है उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन आपने अभी भी बताया मैंने, A+B=C+D, मैंने आपको एक ले लिया। केमिकल रिएक्शन दो वर्ड से बनती है। जो एरो से पहला वाला पार्ट होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और एरो के बाद वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एरो का जो हमारा बाद वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट है। कि मतलब कोई भी चीज आपस में जब मिल रही है तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट हो गया। और बन रहे हैं मतलब क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो हमारा क्या, प्रोडक्ट। जैसे हमने किन्हीं दो चीज को आपस में मिलाया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पानी और आटे को मिलाया तो उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा,
तो पर प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म होता है, ये ऐसे कह सकते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि हम कैसे पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शन हुई है या केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। हमें कुछ तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। सर आपने तो कह दिया कि दूध और चाय को मिला दो वो भी केमिकल चेंज, आपने कह दिया सर पेपर को जला दो वो भी केमिकल चेंज है, आपने तो कह दिया सर। तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल चेंज है केमिकल रिएक्शन है, हमें कैसे ये चीजें सारी कंफर्म होंगी? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए देखो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, कैसे पता करेंगे इस चीज को देखने के लिए। अब देखो वो सरप्राइज के साथ सबसे पहला जो हमारा पहचान है, हमारे यदि दो कंपाउंड में आपस में मिला रहा हो और उसमें गैस रिलीज हो, क्या हो? गैस। जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब डाला, मैंने उसमें देखा तो यहाँ से थोड़ी सी गैस रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो? गैस रिलीज हो, तो मैं कह सकता हूँ सर इसमें केमिकल चेंज है, इसमें गैस रिलीज हुई है, तो इसमें कोई ना कोई, तो इसमें क्या केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द एलिमिनेशन ऑफ गैस, मतलब इसमें गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। व्हेन, एक एग्जांपल है, व्हेन जिंक जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे दिखा सकते हो, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारा क्या होता है? जिंक सल्फेट फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट फॉर्म करता है, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। हमारा क्या? हाइड्रोजन गैस है। आप इस प्रोसेस में से बता सकते हो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हम पहचान सकते हैं, सर यदि हमने दो कंपाउंड को मिलाया, कंपाउंड को मिलाने पर कोई गैस रिलीज होती है, तो वो क्या हमारा केमिकल रिएक्शन है। पहला हिंट ये है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन की। दूसरा हमारा है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन जो वर्ड है हमारा, ये हम कह सकते हैं, जैसा आपने सबसे सिंपल इतना घुमा फिरा के बात करनी, हम केमिकल चेंज, यदि दो कंपाउंड को मैं मिला रहा हूं तो ये कंपाउंड नीचे जाके बैठ रहा है, सॉलिड फॉर्म में बनना है या फिर अलग सेपरेट हो रहा है, तो उससे भी हम एक केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है जब टू और मोर कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं, टू और मोर लिक्विड आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, पर यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो सम केमिकल रिएक्ट are characterized by the formation of precipitate. Yep, formation of precipitate। जैसे देखो हमने ये मिलाया, कुछ टाइम के बाद ये येलोपन जो है ये नीचे जाके बैठ जाएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा पनीर का, आपने सभी ने देखा, तो ये एग्जांपल आप अपने दिमाग में रख सकते हो। देखो एग्जांपल ऐसे मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको ये चीज पॉइंट याद रहे। और हम येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जैसे हम लेड नाइट्रेट, बहुत पूछा भी गया है, पोटेशियम आयोडाइड KI, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन फॉर्म करता है तो हमारे येलो PbI2 फॉर्म होता है, ये येलो PPT फॉर्म होती है, प्लस निकलता है KNO3। तो ये हमारा क्या है? येलो PPT फॉर्म होती है, इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल चेंज में पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। कई बार ऐसा देखा होगा कि हम दो कंपाउंड को आपस में मिलाएं तो ऐसा भी हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लैब में भी जाके देखोगे, अपने स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़े उन लैबों में भी जाके देख सकते हो कि जब हम वाटर में एसिड को डिसोल्व करते हैं या एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, तो जब हम वाटर में एसिड को धीरे धीरे डिसोल्व करें, एसिड को क्या करें? डिसोल्व करें, तो कुछ टाइम पे वो हीट होने लगता है, गर्म सा लगता है। तो उसमें हीट हुआ ना, तो यदि वो हीट मतलब टेम्परेचर चेंज इंक्रीज हुआ, और यदि हमारा किसी को चेंज करना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और अपने आप, ऐसा नहीं कि गर्म आप गर्म करने बैठेंगे, नहीं, ऑटोमेटिक अपने रूम टेम्परेचर को आप दो केमिकल को आपस में मिला रहे हो, और दोनों को आपस में मिलाने के बाद यदि हमारा केमिकल उसमें टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन है, या केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्या है? Some chemical reaction are the characteristic by the change in temperature। जैसे हम क्विक लाइम रिएक्ट, आपने चलो ये एग्जांपल देखा ही होगा आपने, सभी के घरों में बहुत पुराने टाइम पे जो चूना आता है, जिसे हम चूने को जब जैसे पानी में क्विक लाइम, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, जैसे क्विक लाइम को वाटर से साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक
धुआं सा हीट निकलती हुई दिखाई देती है। आप देख सकते हो धुआं से जैसे धुआं निकलता दिखाई देता है तो उसमें क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर फैक्टर, टेम्परेचर के बेस पर यदि किसी में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। टेम्परेचर के बेस पर हमें टू टाइप्स की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। आगे पढ़ेंगे अभी हम इन्हें, और यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो हमारा क्विक क्लाइमेट से वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एनर्जी रिलीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो, उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जैसे A प्लस बी, मतलब कोई से दो कंपोनेंट लिए, सी के साथ प्लस हीट रिलीज हो, क्या रिलीज हो, हीट रिलीज हो, तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। लेकिन जब मैं दो कंपोनेंट आपस में मिलाऊं और उसका टेम्परेचर क्या आ जाए, डाउन जाए, और हीट क्या हो, मतलब हीट उसे देनी पड़े, मतलब जो एटमॉस्फेयर की हीट है वो अपना ले रहा है, जो तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसका, तो उस ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम एंडो, और ऐसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और ये हमारे एंडोथर्मिक। आपको जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है वो हमारे केमिकल रिएक्शन है। अगला में देखते हैं चेंज इन स्टेट। आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था कि जिसमें स्टेट चेंज होती है वो तो हमारे फिजिकल चेंज है, जैसे वाटर। मैंने हाँ, वाटर हमारा क्या है, हमारा एक फिजिकल चेंज है, लेकिन वाटर में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा था। जब वो आइस था तो भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, लिक्विड है तो भी हमारा H2 है, और वेपर है तो भी हमारा H2 है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो, लेकिन हम यदि फॉर एग्जांपल किन्हीं भी दो, हमने दो कंपाउंड को मिलाया, उनमें एक लिक्विड एक सॉलिड हो गया, या किन्हीं दो कंपाउंड को मिलाया एक गैस में निकल गया। जैसे कार्बन एक सॉलिड फॉर्म है, ऑक्सीजन हमारी गैस फॉर्म है, ये हमारा किस में निकल जाए, गैसेस फॉर्म में ऊपर निकल जाए। तो हमारे इसमें फेज चेंज हुई है, और फेज के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ है। चेंज इन स्टेट हम कह सकते हैं। अगला द वैक्स ऑफ बर्न, ये हमारे क्या है सर, कैंडल, ये हमारे क्या है सर, स्टेट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, हमारी स्टेट चेंज होती है। डेक्स मोमबत्ती है, फिर हम आयोडीन का कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का कह सकते हैं, ये सारे हमारे क्या है, केमिकल चेंज। अब आता अगला टॉपिक आता है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। सर ये आपने ये तो समझ में आया कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये सब समझ में आया। अब ये बैलेंस अनबैलेंस बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कई बार पूछा जाता है कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस क्या है ये चीज। तो देखो, बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को आप सिंपल सी वे में समझना चाहोगे तो बैलेंस मतलब बैलेंस की, मैं दो चीज, जितनी चीज मैंने ली है और मिलाने के बाद भी उतनी ही चीज मिले तो उसे बैलेंस चीज कहते हैं। कि जितना भाई मैंने 10 रुपए का सामान, मैंने किसी को 10 रुपए दिए हो, अब अगले में 10 रुपए का सामान ही मिल जाए तो उसमें बैलेंस कर रहा हूँ। आप भी किसी दुकान पे जाओगे तो 10 रुपए का सामान दोगे, ये जो 10 रुपए दिए तो आप 10 रुपए का सामान जरूर लेकर आओगे, नहीं लेकर आओगे तो कुछ ना कुछ बहस होगी, या तो तुमने पहले से ले रखा हो या वो एक्स्ट्रा दे रहा हो, कुछ ना कुछ तो बात गड़बड़ होगी। तो जहां वो अनबैलेंस वाली चीज है, और जहां की चीज को आप जितने रुपए दे रहे हो उतनी चीज आप ले रहे हो तो वो चीज बैलेंस। तो हमेशा ध्यान रखो, जितना किसी को कोई चीज दो तो बदले में उतनी चीज लो, जिससे कि लाइफ बैलेंस रहती है। यदि आप किसी को ज्यादा दोगे कोई चीज और या ज्यादा लोगे तो वो कभी ना कभी अनबैलेंस होगी, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलो, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे किसी और चीजों में हो। पढ़ाई में भी अपने टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई करते रहो। यदि आप ये सोचोगे कि एक दिन पूरे दिन अपना क्रिकेट या पबजी या फ्री फायर खेल रहे हैं, और एक दिन आप ऐसा भी आ रहा है कि अभी एक दिन क्या कर रहे हो कि मैं नहीं पूरे पूरे दिन पढ़ रहा है, तो ये अनबैलेंस। बैलेंस करके चलो कि मुझे डेली 5 to 6 आवर डेली अपने घर पे पढ़ना है, स्कूल पढ़ना है। डेली एक रूटीन बना के टाइम टेबल से अपना वर्क करोगे तो बैलेंस लाइफ चलती रहेगी। यदि आप बैलेंस नहीं करोगे तो फिर वो आपके मार्कशीट में दिखाई देता है, ये चीज इफेक्ट पड़ती है। अब हमारा आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो वो बैलेंस वर्ड जो है, एक हमारा क्या बैलेंस और एक क्या हमारा अनबैलेंस। अनबैलेंस तो वो बैलेंस कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल
एक ये है, एक ये हमारी बैलेंस जो इक्वेशन है, बैलेंस क्यों? जितने हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इधर है 2 और 2, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं हमारे 2 और आई कितने हैं 2। तो हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इधर वाले पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं और इधर वाले पार्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज टाइम इक्वल हो, तो उसे हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। जिसमें हमें दोनों बैलेंस ना हो, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं, यहाँ वन सोडियम एटम और प्रोडक्ट में 2 सोडियम एटम, तो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है। इस चीज को आगे, इस चीज कोई भी इक्वेशन बैलेंस क्यों होती है, क्या रीजन है, तो आपसे कोई पूछ ले कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस क्यों होती है, तो इसके एक लॉ आता है। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने 9th में ये पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही जनरेट किया जा सकता, ऑलवेज टाइम वो एक फेज टू अनदर फेज चेंज किया जा सकता। मतलब यह है, हम जितना भी अमाउंट लेंगे उतना ही ऑलवेज मुझे रिटर्न ऑब्टेन होगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे आगे, इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय द, ये हमारे दिया था 1774 में दिया था। ये क्या कहता है? मास इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, दी देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता। बैलेंसिंग, अब आता, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हमें एक लो कंजर्वेशन मास इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है जिससे वो लो कंजर्वेशन मास को फॉलो कर सके। लो कंजर्वेशन मास क्या कहता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स बोथ आर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकता है। तो इस चीज के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिससे आपको, मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको डायरेक्ट टेक्निक बता रहे हैं कि उससे आपको डायरेक्ट सोल्व कर लेना है, जिससे आपको बिल्कुल डायरेक्ट आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस इजीली कर सकते हो। इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहली इक्वेशन मैं वही लेता हूँ जो अभी मैंने लिखी थी, H2 I2 2HI I2HI। ये मेरे रिएक्टेंट और ये मेरे प्रोडक्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि हमारे एटम्स कौन कौन से हैं या मेरे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फिर उनका रिएक्टेंट में नंबर कितने हैं और उनके प्रोडक्ट में नंबर कितने हैं, बस ये देखने। कौन कौन से एटम है? मेरे पे एक हाइड्रोजन एटम है और एक मेरे पे आयोडीन एटम। इतना कंफर्म होगा आपका कि जो जो एटम्स हमारे रिएक्टेंट में होंगे वही वही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में है ही, ऐसा होगा ही नहीं। जो एटम हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे वही वही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन और आयोडीन को देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है हमारे 2, आयोडीन में हमारे 2। इसमें हमारे प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन 1 और 1। देखो आगे ये चीज देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आइटम सेम करने हैं, मतलब ये सेम करने हैं। ये बताओ, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो हमेशा ध्यान रखो जिस साइड नंबर ऑफ एटम्स लेस देन होते हैं उस साइड को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, उस साइड को हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो हमारे पे नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रोडक्ट में कम है, तो हम यहाँ 2 बढ़ाएंगे, तो उसके दिमाग में सर ऐसा आ रहा होगा, सर 2 ये बढ़ गया, ये ऑप्शनल, सर ऐसे कर दें। नहीं, ये चीज गलत है। कभी भी आप मॉलिक्यूल्स की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करोगे, कोई भी नंबर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो ऑलवेज टाइम उसके आगे करोगे। कहाँ करोगे? उसके। कई बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ 2 करना, सर मैंने यहाँ 2 कर दिया, हो गया दोनों h बराबर। नहीं, जब भी आप 2 करोगे आप उसके आगे डिजिट में बढ़ाओगे। कहाँ पे बढ़ाओगे? उसके आगे डिजिट में।
आप एक बार क्वेश्चन इसे ऐसे लिख रहे हैं तो दोबारा से आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। इसमें जैसे हमारा H2 प्लस I2, चलो इसमें दिखा देते हैं। अब हमारे क्या हो गया, 2 बढ़ गया। कितना इंक्रीज हुआ, 2। तो फिर से आप एटम्स वाला नंबर चेंज करोगे। देखो ये हमारा एटम्स है, हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, हमारे पे H और I है। हमारे रिएक्टेंट में तो हमने कोई चेंज करा नहीं, पर जैसे हमने प्रोडक्ट में चेंज करा तो H के साथ साथ I। एक पॉइंट और याद रखना कि जो नंबर आगे बढ़ता है वो उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम है सभी से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे केवल H से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, I से मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास H भी कितना हो गया, 2, और हमारे I भी कितना हो गया, 2। तो देखो हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं वो दोनों क्या है, सेम है। और यदि हमारे नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर सेम, इट इज नोन एज बैलेंस, केमिकल बैलेंस इक्वेशन। तो केमिकल बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंसिंग बिल्कुल सिंपल है। आपको ये टेबल याद रखनी है कि सबसे पहले एटम्स लिखो, फिर आ लिखो, फिर भी जो एटम्स आए वो यहाँ लिखो, रिएक्टेंट लिखो, जो सेम नहीं है उनके आगे हम नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। देखो आगे अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और मिलेगा आपको। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल एक अनबैलेंस वाला वो भी लिखा था, NaOH प्लस H2SO4। थोड़ा सब्र रखना, बस आएगा समझ में सब। Na2SO4 H2SO4, तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स है। अब मेरे पे जो जो रिएक्टेंट देख लो, टेबल्स बना लेते हैं। एटम्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। एटम कौन सा, सबसे पहले फर्स्ट एटम Na है, सेकंड एटम O है, थर्ड एटम मेरे पे H है, फोर्थ एटम मेरा इसमें S है, और कोई एटम है Na हो गया, O हो गया, H हो गया, H हो गया जो एक बार हो गया, S और O। तो ये मेरे 4 एटम्स इसमें दिए हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। यही एटम मुझे प्रोडक्ट में सेम आपको दिखा, Na है, S है, O, एक बार चेक कर लेना, पहले बिल्कुल सेम आते हैं। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट में Na कितना है, 1, O कितना है, तो रिएक्टेंट में पूरा ऑल्वेशन जितना एरो से पहला वाला सारा पार्ट रिएक्टेंट में देखते हैं, 1 ये 4 ये, O कितना है मेरे 5, H कितने 1 और 2 3, और S कितना है 1। यार इधर वाले देखते हैं N कितने, N है हमारे पे 2, हमारे पे O कितने हैं 4 है 1 5, हाइड्रोजन कितने हमारे पे 2, और सल्फर कितना है हमारे पे 1। तो देखो सबसे पहले जो सबसे पहले दिख रहा है पहले उसी बैलेंस करो। जो हमारे पे सोडियम दिया है यहाँ, सोडियम मेरे पे यहाँ 1 है, और ये मेरे पे यहाँ क्या, इस नंबर पे मेरे पे क्या है 2 है। तो इसमें देखो ये मेरे पे सोडियम जो है मेरे पे यहाँ इस टाइम में 1 प्रेजेंट किया गया है, तो लेस देन इधर है, तो मैं किधर बढ़ाऊंगा, इधर की साइड। और मुझे पता है सोडियम बढ़ाना, तो इसमें तो सोडियम है नहीं, तो वो डाउट आएगा सर इसमें बढ़ाएंगे, इसमें सोडियम हमारा इसमें, तो हम केवल इसमें बढ़ाएंगे। तो सोडियम बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे 2। अब जैसे हमने इसे 2 करा, तो देखो इस 2 की मल्टीप्लाई Na से भी, इस 2 की मल्टीप्लाई O से भी, और इसकी H की से भी। तो Na से जैसे मल्टीप्लाई 2 हुई तो हमारा Na कितना आ गए, 2 आ गए। उसके बाद O कितने हुए, 2 ये 4 कितने हो गए, 6 हो गए। O कितना हो गया हमारे पे यहाँ 6, और H कितना हो गया 2 और 2 4। अब हमारे पास Na तो बैलेंस हो गया। अब क्या अनबैलेंस हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का किधर है, इधर है। 5 से क्या होना है 6, तो यहाँ तो 4 होने। यदि मैं यहाँ बढ़ाता हूँ तो 8 हो रहा है, तो ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा नंबर इधर में यदि 2 बढ़ाकर 2 करता हूँ तो कितना हो गए हमारे, ये भी हमारे ऑक्सीजन जो एटम हो गया हमारे कितना हो गए 6 हुए। क्या हो गए 6। उसके बाद क्या मेरा हाइड्रोजन में तो चेंज आया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे पे यहाँ 4। तो इस मेथड से देखो आपके सारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गए सेम, और हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, ये बैलेंस। मैं भी कह रहा हूँ एग्जाम में 100% चांस होते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। हाँ ये हो सकता है आपको वर्ल्ड में दे दे, वही इक्वेशन आपको क्या करे, वो वर्ल्ड में दे दे, तो वर्ल्ड में देख के आपको इक्वेशन बैलेंस करवा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं भी कह रहा हूँ बैलेंसिंग इक्वेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अपना अच्छे। अब
देखो अब ये कहता है हाउ टू मेक इक्वेशन आर मोर इंफॉर्मेटिव, कि केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बता सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा हम किसी को इन्फॉर्म कोई भी रिएक्शन मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे देती है, किसी रिएक्शन में जी बना हुआ तो मुझे ये पता चला कि वो जो कंपाउंड वो गैस फेज में, एस बना हुआ तो क्या है सॉलिड फेज में, या फिर एल या ए क्यू बना हुआ तो वो एक्वस फेज में, ये मुझे आइडेंटिफाई करती है। तो the equation which give more information about the chemical reaction is known as more informative given the equation। इसे बोलते हैं इक्वेशन, कैसे हमें केमिकल इक्वेशन कैसे हमें वे में दे सकते हैं। तीन तीन इंपोर्टेंट वे हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं केमिकल रिएक्शन की। एक सबसे पहला जो पॉइंट है, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट, मतलब कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इंफॉर्मेशन। दूसरा हीट चेंज, हीट चेंज मतलब हीट ऑब्जर्व हो रही है, एग्जिट हो रही है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का पहचान बढ़ता है। और उसकी कंडीशन मतलब प्रेशर, अंडर प्रेशर है, अंडर टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर, ये इसकी इंफॉर्मेशन मेनली हमारे इंपोर्टेंट क्या आते हैं, फिजिकल चेंज, हीट चेंज और कंडीशन, ये इंपोर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बिल्कुल एक्यूरेट है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और हमारा केमिकल रिएक्शन दोनों बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमने बैलेंसिंग अनबैलेंस बताया। बैलेंस क्या होता है, जो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज टाइम इक्वल होते हैं दोनों, वो क्या हमारे होते हैं हमारे बैलेंस इक्वेशन, जिसमें इक्वल नहीं होते वो अनबैलेंस इक्वेशन। अब जो बैलेंसिंग इक्वेशन में अभी क्या बैलेंसिंग इक्वेशन करना अच्छे से सीखेंगे। आगे हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा। लेकिन आपको सिंपली हैंडल करना, आपको टेबल अच्छे से याद रखनी है कि एटम्स लिखो, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जब लोग सेम ना हो उसके आगे नंबर बढ़ाते चले जाओ, ऑटोमेटिक लास्ट में क्या वो सेम हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इंपोर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितने टाइप्स की हैं। जो केमिकल रिएक्शन में क्या अभी हमने पढ़ा, पहले ही पढ़ा है कि जब टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम क्या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन सबसे पहले क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अंदर अंदर पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सारे मिलेंगे आपको आगे। इसमें सबसे फर्स्ट पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के नाम से ही पता चलता है, हम क्या कहते हैं, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट। जब हम टू और मोर कंपाउंड को आपस में क्या करें, कंबाइन कर रहे हैं, ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने H2 और O2, मेरे पे H2 और O2 आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ओनली केवल वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। या कार्बन डाइऑक्साइड और O2 फॉर्म कर रहे हैं तो हमें केवल कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो ओनली में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। यदि मैं मैग्नीशियम O2 ऐड करता हूं तो मुझे केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, मुझे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये हमारा एक वे है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से पता ही चला कि दो चीज को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद तीसरी चीज फॉर्म हुई, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चला है डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कह रहे हैं, कि ऐसी रिएक्शन, देखो एक केमिकल कंपोजिशन की पहचान बता, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, आपको एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ध्यान रखना जब प्रोडक्ट टू और मोर हो, पर रिएक्टेंट टू और मोर हो लेकिन प्रोडक्ट क्या ओनली वन, जिसमें प्रोडक्ट वन होता है, रिएक्टेंट हमारे टू और मोर होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम जैसे हम कह सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू हमारा C, जिसमें हमारा रिएक्टेंट टू और मोर हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट ओनली क्या हो, वन हो, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डीकंपोजिशन मतलब जिसमें टूटना, आपस में बिछड़ जाना, क्या होना, बिखर जाना, मतलब बिछड़ जाना, कोई आदमी बिछड़ गया तो डीकंपोजिशन हो, किसके बाद ब्रेकअप हो रहा है तो डीकंपोजिट तो हुआ है, तो मतलब वो हमारा क्या हुआ है, तो टूट न जाना, तो हमारा क्या है वो चीज, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना, सिंपल से ध्यान रखना कि डीकंपोजिशन जो है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी क्या है, डीकंपोजिशन में किस चीज का ब्रेक होना या टूट जाना हमारा क्या है, डीकंपोजिशन। इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, अपोजिट होता है कि हम किन्हीं भी जब दो कंपोनेंट को आपस में मिला के ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसे कॉम्बिनेशन, और इसका उल्टा हो कि वन रिएक्टेंट हो और हमारा प्रोडक्ट टू और मोर फॉर्म हो रहे हो, हमारे प्रोडक्ट टू और मोर फॉर्म होते हैं, तो द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, मेन वर्ड है ये वाला, break down to form two or more product, it is known as decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ओनली वन हो, प्रोडक्ट हमारे टू और मोर होता है, ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमारे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ इतना है कि डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट वे में हो सकती है। इसी बेस पर हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड की जाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें आपको बताना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या तो पूछ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का विद एग्जांपल पूछ रहा है, और मोस्टली एक ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इन तीनों को विद एग्जांपल पूछता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार तो खाली एग्जांपल एग्जांपल कहता है, इन तीनों के वन एग्जांपल दो, यार आपको पहचान याद होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ यदि रिएक्टेंट हमारे टू है और प्रोडक्ट वन है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यदि हमारा रिएक्टेंट ओनली वन हो और प्रोडक्ट टू और मोर हो तो हमारे कौन से डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन में तीनों टाइप्स के, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल डीकंपोजिशन क्या है, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, यदि किसी चीज को हीट करके डीकंपोज करा जा रहा होगा, जैसे मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, खाने को गर्म कर रहा हूँ, डायरेक्ट हीट कर रहा हूँ, जब गैस पर किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हीटिंग बोलते हैं, ऐसे कोई हीट करके डीकंपोज किया जा रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना ये वाला। इसमें अगला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन मतलब किसी में इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप उसे डीकंपोज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में कैथोड और एनोड, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये एग्जांपल जो है हमारा किसका है, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन का है। नेक्स्ट हमारा फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन क्या है, जब हमारा सोडियम क्लोराइड है सनलाइट की वजह से हम हीट करते हैं तो कैल्शियम और क्लोरीन गैस मिलती है, इस फॉर्म को हम कहते हैं फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। मतलब सनलाइट सिंपल सा है, यदि आप थर्मल डायरेक्ट हीट करो थर्मल डीकंपोजिशन, लाइट के द्वारा हीट कर रहे हो तो हमारा क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस, और आप सनलाइट की प्रेजेंस में किसी को हीट कर रहे हो तो फोटोलाइसिस। मतलब हमें मोस्टली एनर्जी प्रोवाइड करनी, चाहे आप थर्म डायरेक्ट हीट से दो, सनलाइट से दो या इलेक्ट्रिसिटी से दो, है तो तीनों एनर्जी की फॉर्म। अब हमारा थर्ड टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। पूछता है क्या डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि तो इसमें पहचान क्या है कि इसमें दो रिएक्टेंट होंगे और दो ही प्रोडक्ट होंगे, इतना तो कंफर्म है, इसमें दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव a reaction in which more reactive elements displace the less reactive elements, यही बस मेन वर्ड है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या डिस्प्लेस करते हैं, क्या करते हैं डिस्प्लेस करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखो जैसे Fe है, Fe Cu से मोर रिएक्टिव है तो उसने Fe ने Cu को क्या करता है डिस्प्लेस कर दिया, क्या करा डिस्प्लेस करा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, इस चीज को समझने के लिए एक सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें सभी एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में रखा है, जो हमारे ऊपर उस श्रेणी में जो जिनकी पोजीशन ऊपर होती है, जिनके या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनका हमारा माइनस में होता है, हाई माइनस होता है, वो मोर रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव। तो ध्यान रखना केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें सभी मेटल्स या एलिमेंट्स को रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल, कि जिनके पोजीशन ऊपर है वो मोर रिएक्टिव होते हैं, जिनकी पोजीशन नीचे होती है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि इसे डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। इसका अपोजिट बाई चांस ये ऐसा आ जाता प्लस ये रिएक्शन ये ऐसा आ जाती है आपकी CuFeSO4, तो ये रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव और उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेशन हमने डिस्प्लेसमेंट की पड़ी है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, या में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है जो हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, आप डिस्प्ले कोई एक पहलवान आदमी यार कमजोर आदमी को बैठा और पहलवान को बैठा उसको कहेगा ओए ऐसे, ये नहीं हटेगा तो फिर पिटेगा। तो इसलिए जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स आएगा तो लेस वालों को क्या ओए ऐसे है, तो ये चीज हमारे को उसे
हटाने की कोशिश करेगा तो हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारी डिस्प्लेस जो पावरफुल फॉर्म में रहो। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जब केवल एक एटम चेंज हो रहा हो तो उसे खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहां पर टू एटम्स का और डिस्प्लेसमेंट और उन्हें क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और मैं बता दूं कि देखो इसमें भी टू रिएक्टेंट इसमें भी टू प्रोडक्ट है। जब टू रिएक्टेंट और टू प्रोडक्ट होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों लगती है। और आप ध्यान रखना यदि एक एटम और एक मॉलिक्यूल्स है, ध्यान रखना एस डिस्प्लेसमेंट में ये तो कंफर्म है टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होंगे, इतना कंफर्म है। अभी पहचान बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में पहचान क्या अंतर है कि जब हमारे टू रिएक्टेंट और टू प्रोडक्ट और डिस्प्लेसमेंट होगी या डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन एक एटम और एक मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट में एक एटम्स मतलब Fe और एक मॉलिक्यूल्स है तो खाली वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है दोनों रिएक्टेंट ही क्या होंगे मॉलिक्यूल्स। जिसमें दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें एक एटम और एक मॉलिक्यूल्स होता है वो खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन दोनों की सेम है। ए रिएक्शन इन व्हिच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयंस आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ प्लेस टू और न्यू कंपाउंड फॉर्म, जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं चेंज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पहचान क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही देखो आप देखो दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपको मॉलिक्यूल्स पता है जिसमें टू और मोर एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो सिंगल होता है वो हमारे क्या एटम्स होंगे। जिसमें दोनों ही मॉलिक्यूल्स हो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट पहचान के लिए, और जिसमें एक एटम और एक मॉलिक्यूल्स हो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट। इतना कंफर्म है रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट होंगे और टू ही प्रोडक्ट होंगे। अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल से वे में पढ़ते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ मुझे ये पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन मेरा ऑक्सीडेशन क्या है मेरा रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये बोला जाता है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और जिसमें हमारा ऑक्सीजन क्या होता है रिमूव होता है वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो हमारा उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और हमारा यदि हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इससे पहले एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि कई बार ना एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है आपसे पूछ लेता है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। आपको एक केमिकल इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी और आपसे पूछ लेगा इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। बेसिकली आपको याद रखना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जैसे एलिमेंट है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिसमें माइनस चार्ज आता है, यदि वे ऐड होते हैं तो ऑक्सीडेशन और वे रिमूव होते हैं तो रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन पे देख सकते हो ऐड हाइड्रोजन ऐड हुआ या प्लस वाली चीज ऐड होगी तो हमारा वो क्या है रिडक्शन और रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। आप समझ सकते हो यहाँ Zn के साथ कुछ नहीं है ना, और यहाँ Zn के साथ देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है या नहीं, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सिंपल सा वे में याद रखना जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसमें रिमूव हो रहा है वो। इसमें Cu के पास ऑक्सीजन है यहाँ Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है तो CuSO4 का क्या हो रिडक्शन। अब एक पॉइंट याद रखना रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन केवल रिएक्टेंट का देखा जाता है। तो देखो आपसे मुझसे पूछा गया था ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ऑक्सीडेशन। यदि आप ऑक्सीडेशन देखना पहचान गए तो बहुत हल्का जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन जिसमें रिमूव हो रहा है वो रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन ऐड करो जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो ऑक्सीडेशन जिसमें ऐड हो रहा है वो रिडक्शन। तो ये देखो यहाँ ऑक्सीडेशन मुझे Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन किसका हुआ है रिडक्शन मेरा CuSO4 का हुआ है। जो रिडक्शन है मेरा किसका हुआ है ऑक्सीडेशन मेरा Zn का हुआ है और रिडक्शन मेरा कॉपर
सल्फेट का हुआ। इतनी चीज मुझे क्लियर है कि मेरा ऑक्सीडेशन का क्या हुआ है और मेरा रिडक्शन का क्या हुआ। ये मेरा ऑक्सीडेशन है और ये मेरा क्या है, रिडक्शन। इतने पॉइंट क्लियर कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है हमारा, और हमारा रिडक्शन भी किसका हुआ। पर इसके साथ साथ कई बार ये पूछ लेता है कि ऑक्सीडाइज एजेंट कौन है और रिडक्शन एजेंट कौन है। एजेंट पूछता मेनली, ये वर्ड याद रखते हैं, रिडक्शन एजेंट कौन है। देखो आपको जिससे ये पता चल गया ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज्यादा भारी नहीं। ऑक्सीडेशन में ना आपको क्या होता है, देखो इसके बस देख लो आप, जेड से जेड पे जाओ, सी से सी पे। देखो इस वाले जेड के पास ओ नहीं है, इसके पास ओ ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन लिख दिया। फिर इस वाले सी से सी गए, इस सी के पास ओ है, इसके पास नहीं है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन ना मिले, अब क्लोरीन फ्लोरीन मतलब जिन पर माइनस चार्ज वाला देख सकते हो, यदि माइनस चार्ज ऐड होगा तो ऑक्सीजन, रिमूव हुआ तो रिडक्शन। ये ना समझ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसका अपोजिट कर दो, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। अब आपको ये यदि पता चल गया तो फिर टेबल देखने की जरूरत नहीं, बस आपको इसकी बेस पर आप ये बता सकते हो। हाँ इतना ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिडक्शन एजेंट होगा। वो क्या होगा, रिडक्शन एजेंट होगा। तो हमारा जेडन क्या है यहाँ, रिडक्शन एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ होगा वो ऑक्सीडाइज एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, जेडन का ऑक्सीडेशन ऊपर करा कौन रहा है, CuSO4। जो करा था वही तो एजेंट है। तो हमारा जेडन का जो ऑक्सीडेशन कराया वो कराया किसने, CuSO4 ने। और जो हमारे जो जेडन का रिडक्शन हुआ वो रिडक्शन किसने कराया हमारा, वो ऑक्सीडाइज एजेंट कौन हुआ, CuSO4। मतलब एक दूसरे का अपोजिट। मतलब आपको ये ढूंढना खाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पहचान लिया, तो हमें ये पता चल गया ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बस अपोजिट कर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्शन एजेंट बना दो, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन एजेंट बना दो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है हमारा कोलिजन। वो सिंपल सा वर्ड है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल्स एयर और वाटर की प्रेजेंस में धीरे धीरे डिके होने के प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यूरिंग देयर कन्वर्जन ऑफ इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो, एयर और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिससे रस्ट फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, रस्ट फॉर्म होती है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो ये हमारा आयरन है, इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार पूछी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये ध्यान रखना, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये रस्ट बना लेता है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ओरिजिन क्या है, जब कोई भी मेटल, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, इट इज नोन एज एक्शन एयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे जो वर्ल्ड होते हैं, is it is known as fission. For example, rusting of iron importance है। अब आता है इनसे फिर, या फिर हम ब्लैक ऑफ सिल्वर, ग्रीन ऑफ कॉपर, ये सब हमारे क्या है, रस्टिंग ऑफ। ये क्वेश्चन के डेंसिटी, डेंसिटी आती है प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स, ये कहते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जब हम खाना खाते हैं कि जो हम खाना यदि सुबह से शाम लोग देखते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज होने लगती है। शाम को यदि हम अगले दिन खाते तो उसमें स्मेल आने लगती है, जिससे हमारे खाने को, कि वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस प्रोसेस जिससे उसमें, यदि हम फूड को टाइम के साथ उसमें स्मेल और टेस्ट या चेंज होने लगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। मतलब सिंपल सी भाषा में रेंसिडिटी की समझना, तो खाने के खराब होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। व्हेन द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड, मतलब आप ये कहते हो आलू, नॉर्मली आप घर बिना बनी सब्जी रखे आलू रखे तो 10 से 15 दिन रख के रह सकते हैं, लेकिन ऑयल और फैट आ जाए, मतलब ऑयल और ये आ जाए तो वो जल्दी से खराब होते हैं, क्योंकि वो एयर के साथ क्या ऑक्सीडेशन करने लगते हैं। अब इस टाइप, अब आता है प्रिवेंटिंग डेंसिटी को कैसे बचाए। ऐसे रस्टिंग ऑफ कोलिजन को कोई पूछता है तो पेंट करके बचाया जा सकता है कोलिजन, जो हम सिंपली पढ़ते हैं कि लोहे को जिससे रस्ट ना लगे उस पर क्या पेंट कर लेते हैं,
उन्हें ऑयल में डिप कर लें, तो उन्हें वाटर से कम दूर रखें, तो इस टाइप से बचाया जा सकता है। रेंसिडिटी भी क्या है, हम खाने को कैसे बचाया जाए, चिप्स है, चिप्स का आपने एग्जाम्पल देखा कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है जो फुला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर नाइट्रोजन एक नॉर्मल गैस के जैसा काम करती है और वो किसी अनोदर गैस उसके अंदर ऑक्सीजन निकाली जाती है, उसमें नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है। चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं? जिससे चिप्स वो बेकार ना हो, उसमें डेंसिटी प्रोसेस ना हो। तो पहला कि उससे उसमें नोवल गैस फिल कर दी जाए खाने पीने की चीजों में। तुमने देखा दूध के पैकेट भी 2-3 दिन लोग चलते हैं, तो उनमें ऐसी गैसें भरी जाती हैं जिससे कि और कोई रिएक्ट ना करे। आप पैकेट वाले दूध का एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे जो घर में जो दूध है वो सुबह से अगले दिन लोग खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक पैकेट वाला 3 दिन लोग चलता है, क्यों? उसमें ऐसी गैस फिल की जाती है जिससे कि वो खराब ना हो। ऑक्सीडेशन आपको बताया मैंने, ऑक्सीडेशन क्या है? जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव हो। अगला रिडक्शन क्या है? जिसमें हमारा हाइड्रोजन ऐड हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। सिंपल सी वे में आपको मैंने बताया, इसी वे में आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। इसमें आप अपने बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको मैंने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेस बताया, बिल्कुल छोटे से छोटा टॉपिक आपको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। हम इसी सीक्वेंस में इसकी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। इसी सीक्वेंस में हम सेकंड चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर भी लेकर आएंगे। तो 10th के जितने बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट लगती है, जो भी टॉपिक भारी लगता है, उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे। आप बस कमेंट में उस टॉपिक को टाइप करें, जिससे हम आपके एग्जाम में जो हमारा टारगेट है कि हमारे 10th में बोर्ड में 95% लाएं। क्योंकि मेरा मानना है यदि आप बोर्ड में 95% लाने, क्योंकि जो 10th में एक बार नंबर आ गए पेपर देने के बाद वे लाइफ टाइम ही रहते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी टाइम है, अभी मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।